नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर पर मोर। चोर पर मोर, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक विजय वत्स, चित्रांकन पराग। बहुत समय पहले की बात है। धौलागढ़ गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह आसपास के गांव में बाजार के अंदर अपनी छोटी सी दुकान लगाया करता था और उससे होने वाली आय से अपने घर का खर्च चलाता था। इस कार्य में उसका पुत्र ब्रजनाथ भी उसका हाथ बंटाता था। एक बार दीनानाथ 5,000 रुपये लेकर दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर जाने को तैयार हुआ। मैं दिन ढले तक वापस लौट आऊंगा, तुम चिंता न करना। इतना कहकर दीनानाथ शहर की ओर चल दिया। दोपहर को कौशल्या और ब्रजनाथ बाहर बैठे थे। तभी कौशल्या सामने की ओर देखकर चौंक पड़ी। तेरे बापू तो दिन ढले वापस आने के लिए कहकर गए थे, फिर वे इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ रहे हैं? यह देखकर ब्रजनाथ भी चौंक पड़ा। अरे, बापू की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लगती। ब्रजनाथ दौड़कर बापू के पास पहुंचा और उन्हें सहारा देकर घर की ओर चलाने लगा। बापू, क्या बात है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ब्रजनाथ ने दीनानाथ को चारपाई पर लिटा दिया। क्यों जी, क्या बात है? कौशल्या, मेरा दिल डूबा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इतना कहते कहते दीनानाथ की आंखें मूंद गई। यह देख कौशल्या व ब्रजनाथ घबरा उठे। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक घर से गए थे, फिर यह अचानक इन्हें क्या हो गया है? बापू, बापू, आंखें खोलो। कुछ देर बाद दीनानाथ ने आंखें खोली और कमजोर सी आवाज में उससे बोला, बेटा, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन। बापू, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दीनानाथ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और व्यग्र स्वर में बोला, बेटा, जब धन ही लुट गया तो जीने से क्या फायदा? क्या? जो रुपए लेकर शहर गए थे वे लूट लिए गए? हाँ बेटा, सुबह में जो 5,000 रुपये लेकर घर से चला था वह 2 ठगों ने मुझसे ठग लिए। वे दोनों ठग मुझे दीनागढ़ के पास मिले थे। दोनों मीठी मीठी बातें बनाते हुए मुझे दीनागढ़ के बाहर वाले बाग में बने अपने घर में ले गए और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये ठग लिए। क्या? यह सुन कौशल्या ब्रजनाथ से बोली, लगता है तेरे बापू को उन 5,000 रुपयों के छिन जाने का गहरा सदमा लगा है, उसी से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है माँ। तब ब्रजनाथ ने दीनानाथ से कहा, बापू, तुम फिक्र न करो, मैं अभी उन दोनों ठगों के पास जाकर अपने रुपए वापस ले आता हूँ। दीनानाथ ने आशा भरी नजरों से ब्रजनाथ की तरफ देखा और बैठने का प्रयत्न किया, लेकिन वह पुनः चारपाई पर गिर गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बेटा, लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। बापू, हाय, यह क्या हुआ? दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। बेटा, जो होना था सो हो गया, अब मुर्दे को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से दाह क्रम का प्रबंध करो। आंसू भरी आंखों से ब्रजनाथ ने पिता की चिता में अग्नि लगाई। बापू, मैं कसम खाता हूँ, जिन ठगों ने तुम्हें ठगा है, जब तक मैं उन्हें सबक न सिखा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। तब 13 दिन पश्चात दीनानाथ की 13वीं हो गई तो ब्रजनाथ कौशल्या से बोला, माँ, मैंने बापू की चिता के सामने कसम खाई थी कि जब तक उन दोनों ठगों को सबक नहीं सिखा दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं आज कुछ रुपए लेकर उन ठगों के घर जाना चाहता हूँ। क्या? ब्रजनाथ की बात सुनकर कौशल्या का दिल कांप उठा। वह भयभीत स्वर में उससे बोली, यह क्या कह रहा है तू? तो उन्हें क्या सबक सिखाएगा? माँ, मुझे जाने दो, वरना मेरी कसम झूठी हो जाएगी। कौशल्या के लाख समझाने पर भी ब्रजनाथ ने उसकी एक न सुनी और 500 रुपये लेकर घर से निकल पड़ा। भगवान, इसकी रक्षा करना, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। ब्रजनाथ चलते चलते दीनागढ़ के बाहर वाले बाग में जा पहुंचा। लगता है वह सामने वाला घर ही उन ठगों का है, मुझे जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए। ब्रजनाथ बाग में बने उस घर के पास पहुंचा तो उसे उस घर के बाहर एक बुढ़िया नजर आई। वह उससे बोला, माँ, मैं एक परदेसी आदमी हूँ, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, क्या आज की रात मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। वह बुढ़िया उन्हीं 2 ठगों की माँ थी जिन्होंने दीनानाथ को ठगा था।
आज तो घर बैठे ही शिकार जाल में आ फंसा, इसके पास जरूर कुछ रुपया पैसा होगा। बुढ़िया ब्रजनाथ को घर के अंदर ले गई और उसे खाना खिलाया। बुढ़िया तो खूब खातिरदारी कर रही है, लगता है इसके पास काफी मालमत्ता है। खाना खाकर ब्रजनाथ चारपाई पर लेटकर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने बराबर के कमरे में कुछ खुसुर पुसुर की आवाजें सुनी। पता नहीं दूसरे कमरे में कौन है, मुझे छिपकर इनकी बातें सुननी चाहिए। ब्रजनाथ दबे पांव उठकर खिड़की के पास आया और उसके पास छिपकर दूसरे कमरे में हो रहे वार्तालाप को सुनने की चेष्टा करने लगा। बेटा चंपत संपत, आज कितने लोगों को तुमने ठगा है? माँ, आज तो कोई भी शिकार हमारे जाल में नहीं फंसा। पता नहीं आज सवेरे किसका मुंह देखा था, धेले की भी आमदनी न हुई। दोनों बेटों की बात सुनकर बुढ़िया हंसती हुई उनसे बोली, घबराओ मत, आज मैंने घर पर ही एक मोटी मुर्गी जाल में फांस ली है। मोटी मुर्गी? कहाँ है मोटी मुर्गी? तब बुढ़िया ने दोनों को ब्रजनाथ के बारे में बताते हुए कहा, वह बराबर के कमरे में सोया है, मुझे विश्वास है उसके पास काफी धन है। तब तो मजा आ गया, देखना हम दोनों भाई उसे कैसे हलाल करते हैं। चंपत संपत की बात सुनकर ब्रजनाथ सोच रहा था, तो यही हैं वे दोनों ठग जिन्होंने मेरे बापू से 5,000 रुपये ठगे थे। मुझे इन्हें ही मजा चखाना है। मन ही मन कुछ सोचकर उसने बराबर वाले कमरे में प्रवेश किया। उसे देखकर बुढ़िया बोली, आओ बेटा, मैं अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। माँ, यही है हमारा मेहमान? हाँ बेटा, यही ब्रजनाथ है। तब चंपत संपत व ब्रजनाथ एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी कमरे में चंपत की पत्नी लीला ने प्रवेश किया और कहा, खाना तैयार है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। तुम रसोई में चलो, हम वहीं पर आते हैं। यह सुन लीला रसोई घर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद संपत ब्रजनाथ से बोला, चलो पहले खाना खा लो। चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। सब वहां से उठकर रसोई घर में आ गए। रसोई घर में एक सुंदर सी लड़की ने सबको खाना परोसा। उसे देखकर ब्रजनाथ बोला, जो लड़की खाना परोस रही थी वह कौन है? वह हमारी छोटी बहन ललिता है। खाना खाने के बाद संपत ब्रजनाथ से बोला, ब्रजनाथ, कोई कहानी किस्सा सुनाओ जिससे थोड़ा मन ही बहल जाए। पहले आप कोई कहानी सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा। इस पर चंपत बोला, ठीक है, पहले हम दोनों एक किस्सा सुनाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, और वह यह है कि हम जो भी बात सुनाएंगे उसे सुनकर तुम्हें हमारी हाँ में हाँ मिलानी होगी। अगर तुमने हाँ में हाँ ना मिलाई तो तुम्हें हमें 500 रुपये देने होंगे। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए चंपत लाल ने कहना शुरू किया, बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। एक बार हमारे गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, तो गांव के सब लोग परेशान होकर मेरे दादाजी के पास आए और उनसे कहा कि किसी तरह गांव में बारिश करवाइए। मेरे दादाजी के पास एक बहुत लंबा बांस था। उन्होंने वह बांस उठाया और उसको ऊपर करके बादलों की ओर किया। दादाजी ने बांस से कई बार बादलों को हिलाया। ऐसा करते ही बारिश होने लगी। तब सब गांव वालों ने मेरे दादाजी को खूब बधाई दी। ओह, अगर चंपत की बात को झूठा कहता हूँ तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। ब्रजनाथ को सोच में डूबा देखकर चंपत ने उससे कहा, कहो ब्रजनाथ, मेरी कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे दादाजी के पास आकाश को छूने वाला बांस होगा। यह सुनकर चंपत चकरा गया। यह तो बड़ा चालाक है, मेरी झूठी बात को साफ से सच कह रहा है। तब संपत ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार हमारे गांव में महामारी फैल गई, जिसके फलस्वरूप गांव की गायें भैंसें एक एक करके मरने लगी। गांव के दूध मुहे बच्चे दूध के बिना मरने लगे। तब गांव के सब लोग हमारे पास आए और बोले कि तुम्हारी बकरी इतना दूध देती है कि सारा गांव एक साथ उसका दूध पीकर छक जाता है, इसलिए तुम पूरे गांव के लिए अपनी बकरी का दूध दे दिया करो। हमने उनकी बात मानकर जब तक महामारी फैली रही पूरे गांव को अपनी बकरी का दूध दिया। कि दोनों भाई तो एक से बढ़कर एक हैं, भला बकरी कभी इतना दूध दे सकती है? कहानी सुनकर संपत ब्रजनाथ से बोला, अब बताओ, तुम मेरी कहानी को सच मानते हो या झूठ? झूठ कैसे मान सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है कि बकरी इतना दूध दे सकती है। संपत भी लगा पगले झांकने। इसने तो हम दोनों भाइयों की बात सच मान ली।
अब इससे कोई कहानी सुननी चाहिए और तब अपने जाल में फंसाना चाहिए। तब संपत ब्रजनाथ से बोला, ब्रजनाथ, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुनाने को तैयार हूँ, पर मेरी भी वही शर्त है जो तुम्हारी थी। एक बात और, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम अपनी बात पर से टलोगे नहीं। बोलो, मंजूर है? तब चंपत बोला, हम दोनों देवी के उपासक हैं, इसलिए उसकी कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी बात पर अटल रहेंगे। चंपत की बात सुनकर ब्रजनाथ ने कहना शुरू किया, आज से 5 दिन पहले की बात है। मेरी पत्नी का मेरी माँ से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उस समय मैं वहाँ पर नहीं था। मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में लड़ झगड़ कर घर से चली आई। मैं उसी को ढूंढने घर से निकला था। तुम्हारे यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई और मेरी रूठी हुई पत्नी मुझे यहाँ मिल गई। क्या? विस्मय में डूबी चंपत ने ब्रजनाथ से पूछा, तुम्हारी पत्नी और यहाँ पर? कौन है तुम्हारी पत्नी? मेरी पत्नी ललिता है, और कौन होती? क्या? कहो, मेरी कहानी सच्ची है या झूठी? हम दोनों आपस में सलाह करके तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। चंपत संपत उठकर कमरे से बाहर आए। भैया, यह तो हमारा भी ताऊ निकला। यह तो हमें ही उल्लू बना गया। अगर उसकी बात झूठी कहते हैं तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, और इस समय हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तब संपत चंपत से बोला, ऐसा करते हैं, इसकी कहानी को सच मान लेते हैं और ललिता को इसके साथ भेज देते हैं। पर जवान बहन को उसके साथ कैसे भेज दें? भाई, जब हमारे पास 500 रुपये हो जाएंगे तो ब्रजनाथ को 500 रुपये देकर ललिता को वापस ले आएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। फिर दोनों ब्रजनाथ के पास आए। क्योंकि हमने कसम खाई है, इसलिए हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी कहानी सच्ची है। तब तो मैं ललिता को अपने साथ ले जा सकता हूँ। ब्रजनाथ की बात सुनकर चंपत ने उससे कहा, ब्रजनाथ, इस समय हमारे पास 500 रुपये नहीं है, सो तुम ललिता को अपने साथ ले जा सकते हो। पर आज से ठीक 5वें दिन हम तुम्हारे गांव आएंगे और तुम्हें 500 रुपये देकर ललिता को छुड़ा ले जाएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब चंपत और संपत अपनी माँ के पास गए और उसे सारी बात बताई। ब्रजनाथ को ठगने के चक्कर में तो हम खुद ठगे गए। तुम फिक्र न करो माँ, हम जल्द ही ललिता को वापस ले आएंगे। फिर ब्रजनाथ ललिता को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आधी रात के करीब वह घर पहुंचा। कौशल्या इस समय पुत्र को देखकर चकित रह गई। बेटा, तू इस समय कहाँ से आ रहा है और यह लड़की कौन है? माँ, आज मैं उन दोनों ठगों को अपने जाल में फंसा कर आया हूँ। अब मैं जैसे जैसे जाल को खींचूंगा वैसे वैसे उन ठगों को नानी याद आती जाएगी। तब ब्रजनाथ ने ललिता के बारे में कौशल्या को बताया। सारी बात जानकर कौशल्या घबरा उठी। बेटा, तू उन दोनों को मात देकर आया है, इसलिए अब वो तेरे से खार खाए बैठे होंगे। माँ, तेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू बेकार डर रही है। ललिता माँ बेटे का वार्तालाप चुपचाप सुन रही थी। सारी बात जानकर वह ब्रजनाथ से बोली, मुझे दुख है कि मेरे भाइयों की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाइयों का है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। फिर वे तीनों सो गए। ललिता को ब्रजनाथ के घर पर आए हुए 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में उसने कौशल्या को कुछ भी काम नहीं करने दिया। भगवान ऐसी मेहनती बेटी सबको दे। इस घर को ऐसी ही बहू की जरूरत थी। अगर ललिता इस घर की बहू बन जाए तो कैसा रहे। इधर रात को चंपत संपत बहुत बड़ी ठगी करके वापस लौटे। माँ, आज तो हमने बहुत तगड़ा हाथ मारा है। पूरे 10,000 रुपये हमारे हाथ लगे हैं। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम दोनों कल जाकर ब्रजनाथ को 500 रुपये देकर ललिता को वापस ले आओ। ठीक है माँ। 5वें दिन सुबह ब्रजनाथ ललिता से बोला, आज तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें लेने आएंगे। क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगी? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे अपने भाइयों से घृणा हो गई है। तब ब्रजनाथ ने ललिता से कहा, ठीक है, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इससे पहले कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आ पहुँचे, तुम बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर लो और घर को झाड़ पोंछ करके खूब चमका दो। ललिता को यह निर्देश देकर ब्रजनाथ कौशल्या के पास पहुंचा और बोला, माँ, आज ललिता के दोनों भाई आने वाले हैं। आज देखना मैं उनका उल्लू कैसे बनाता हूँ। क्या करेगा तू ब्रजनाथ? तब ब्रजनाथ ने अपनी माँ को अपनी योजना बताई। तो कौशल्या हंसते हुए बोली, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना अक्लमंद है रे।
अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू उन दोनों ठगों के छक्के जरूर छुड़ा कर रहेगा। ब्रजनाथ ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हंसते हुए वहां से चला आया। अब वह आंगन में पहुंचा। आंगन में उल्टे पड़े टोकरे को उसने उठाया। टोकरे के नीचे 2 खरगोश बंद थे। उसने एक खरगोश को टोकरे के नीचे ही बंद कर दिया और दूसरे खरगोश को हाथ में उठाकर गांव के बाहर की ओर चल दिया। गांव के बाहर पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे यहाँ बैठकर चंपत संपत की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे दोनों इसी रास्ते से धौलागढ़ में प्रवेश करेंगे। ब्रजनाथ को वहां पर बैठे हुए काफी समय व्यतीत हो गया। तभी उसे दूर से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। लगता है ये ही चंपत और संपत हैं। जैसे ही वे दोनों ब्रजनाथ के समीप पहुंचे, आओ भाइयों, बैठो। लंबे सफर से आ रहे हो, पहले थोड़ी देर यहाँ बैठकर सुस्ता लो, फिर घर चलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। चंपत और संपत थके हुए तो थे ही, इसलिए दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। तब ब्रजनाथ हाथ में पकड़े खरगोश की पीठ थपथपाता हुआ बोला, खरगोश भाई, जल्दी से घर पर जाकर सूचना दो कि मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन बन जाना चाहिए। हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना कहकर ब्रजनाथ ने खरगोश को पुचकारा और उसे गांव की दिशा की ओर दौड़ा दिया। कमाल है, खरगोश घर पर जाकर सूचना देगा। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ देर बाद ब्रजनाथ चंपत संपत से बोला, आओ अब घर चलें, खाना तैयार हो गया होगा, चलो। और तब चंपत संपत ब्रजनाथ के साथ उसके घर की ओर चल दिए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।